आज का द हिंदू का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से आज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कावेरी वाटर इशू से रिलेटेड है। कैसे कावेरी वाटर का इशू जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कावेरी क्राइसिस आज़ादी से पहले का बना हुआ है। इस क्राइसिस में बहुत सारी पार्टी इन्वॉल्व है। हमने देखा है इसमें केरला भी इन्वॉल्व है और तमिलनाडु भी इन्वॉल्व है, कर्नाटका भी इन्वॉल्व है और जो है तुम्हारा पुदुचेरी भी इन्वॉल्व है। तो ये 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानने की है, जैसा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कावेरी का ओरिजिन कहाँ से होता है। ये सब हम चीज़ें देखेंगे। और ये आप एक चीज़ जान लीजिए, कावेरी वाटर क्राइसिस जो है इंटर स्टेट वाटर क्राइसिस है। इंटर स्टेट वाटर क्राइसिस जहाँ पर आता है तो वहाँ पर जब भी इंटर स्टेट वाटर क्राइसिस आता है तो वहाँ पर वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। जब कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है तो पार्लियामेंट को इसमें स्पेशल पावर दी गई है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर। तो स्टेट इसमें जो है पार्लियामेंट के द्वारा ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। मगर क्या हुआ है, इसको कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ब्रीच कर दिया जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है, आर्टिकल 142, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो जो मतलब अनसेटल्ड डिस्प्यूट हैं उसको कम्प्लीटली सेटल्ड कर सकता है। जब उसकी विल होगी तब वो अपनी विल के अकॉर्डिंग उस डिस्प्यूट को कम्प्लीटली सेटल कर सकता है। आप आर्टिकल 142 को अगर पढ़ेंगे तो अयोध्या का केस था वो इसी आर्टिकल की सहायता ली गई थी। ये आर्टिकल कहता है कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। ये आर्टिकल कंप्लीट जस्टिस की बात करता है क्योंकि कावेरी वाटर डिस्प्यूट बहुत सालों से बना हुआ है। कई सारी गवर्नमेंट ये आपत्ति जताती आई है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे अधिकार नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को अधिकार दिया है और पार्लियामेंट का मतलब है कहीं ना कहीं सेंटर को कुछ ना कुछ पावर मिलती है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि कैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ब्रीच कर रही है सुप्रीम कोर्ट। मगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है आर्टिकल 142 के अंदर कहा गया है कि हम कोई भी पुराने मैटर को कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यही कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में यहाँ पर बताया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए फिर से यूसीसी का आर्टिकल आया, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। विल अपोज यूसीसी विल इफ इंट्रोड्यूस से जगन रेड्डी। मतलब जगन रेड्डी ने कहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपोज करेंगे अगर वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। तो हम ये आर्टिकल का लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरा यूसीसी का आर्टिकल बहुत अच्छे रूप से पीडीएफ के साथ मैंने डिस्कस किया है। आपको पीडीएफ का लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, आप वहाँ पर सुनिए और इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए आज का पहला आर्टिकल जो है प्रिविलेज मोशन से रिलेटेड है। क्या हुआ है, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के मेंबर हैं, एमपी हैं वेस्ट बंगाल से, उनको ऊपर मिसकंडक्ट का आरोप लगा है। तो इस मिसकंडक्ट के आरोप से रिलेटेड क्या है, उन्हें प्रिविलेज कमेटी में बुलाया गया है और उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये सस्पेंशन का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक वो आप डिस्कस नहीं कर सकते पार्लियामेंट में और यहाँ तक कि वो एंट्री भी नहीं कर सकते। अब प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया है। तो प्रिविलेज कमेटी देखेगी कि उन्होंने किस तरह का मिसकंडक्ट किया है, कौन से रूल का उल्लंघन किया है। अगर किया है तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें उसकी सज़ा मिलेगी। सज़ा इन द सेंस कि वो कब तक सिटिंग में सेशन में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, यही सब बातें बताई गई। अब देख लेते हैं हम प्रिविलेज मोशन होता क्या है। कह रहे हैं कि मेंबर कैन नॉट डायरेक्ट मेक कंप्लेंट टू प्रिविलेज कमेटी। कोई भी मेंबर है, एमपी है, तो वो कोई भी डायरेक्ट कंप्लेंट प्रिविलेज कमेटी को नहीं करेगा। इसमें क्या करेगा, पहले मैटर जो है चेयरमैन के पास जाएगा। चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा और स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा। तो जब स्पीकर का मैटर होगा तो वो लोकसभा जाएगा और जब वो राज्यसभा का मैटर होगा
जब लोकसभा का मैटर होगा तो स्पीकर के पास जाएगा, जब राज्यसभा का मैटर होगा तो वो प्रिविलेज कमेटी के पास जाएगा। यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि मैटर कम टू चेयरमैन, और जो चेयरमैन है वो रिफर्ड करेंगे, वो उनकी विल पर करता है कि वो प्रिविलेज कमेटी को रिफर्ड करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बेसिक है। आप ये मत सोचिए कि कोई भी चीज़ अखबार में आ रही है तो उसकी स्टैटिक में इम्पोर्टेंस नहीं है। आप स्टैटिक पोर्शन जब पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ पढ़ेंगे, तो उसमें प्रिविलेज कमेटी आएगी। प्रिविलेज कमेटी का जो सार है, जो प्रिविलेज कमेटी है, वो कहाँ से निकलती है? आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो प्रिविलेज कमेटी बना सकते हैं। तो ये आपको आर्टिकल मस्ट ही याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रिविलेज, मैटर ऑफ प्रिविलेज कहाँ से निकल कर आता है। आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली को रिस्पेक्टिवली पावर देता है कि वो प्रिविलेज पे संज्ञान ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मेंबर जो है वो डायरेक्ट प्रिविलेज कमेटी के पास नहीं जाएगा, पहले जो है चेयरमैन के पास जाएगा इन केस ऑफ राज्यसभा, और स्पीकर के पास जाएगा इन केस ऑफ लोकसभा। आगे देखते हैं क्या। अब ये जो है प्रिविलेज मोशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? देखो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होने का रीज़न ये है कि जब भी कोई मेंबर कोई भी बिल को डिस्कस करता है, कोई अपोज करता है, तो उसके बीच में कोई टांग ना अड़ा दे, कोई उसके सामने ना आ जाए, कोई थप्पड़ ना मार दे, कोई बेंच का अपोज ना कर दे, कोई मिसकंडक्ट ना कर दे, गाली गलौज ना कर दे। तो इसलिए ये प्रिविलेज मोशन आया। इंडिविजुअल के हक और कलेक्टिव हक जो होते हैं उसको मिलता है। तो आप देखो, ये स्पेशल राइट है, इम्यूनिटी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में जो एमएलए हैं वो एंजॉय करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मैटर ऑफ प्रिविलेज जो होता है ये प्रेसिडेंट तक एक्सटेंड नहीं होता है। प्रेसिडेंट जबकि इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, मगर ये मैटर जो है आपके प्रेसिडेंट तक नहीं एक्सटेंड होता है। प्रेसिडेंट के स्पेशल प्रिविलेज हैं उनके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में। ठीक है, अब क्या है, जो प्रिविलेज आर नेसेसरी टू सिक्योर देयर इंडिपेंडेंस इन वर्किंग, मतलब जो आप प्रिविलेज कमेटी बना रहे हैं वो सिक्योर करना चाहिए इंडिपेंडेंस, ऐसा नहीं है उसमें पार्शियलिटी हो। आप देख लीजिए, आप प्रिविलेज दो तरह के होते हैं, एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेज होता है और एक होता है इंडिविजुअल प्रिविलेज। कलेक्टिव प्रिविलेज जो होता है पूरा हाउस कलेक्टिवली एक प्रिविलेज रखता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई रिपोर्ट की, अब रिपोर्ट में क्या किया, उसने गलत न्यूज़ छाप दी किसी मेंबर के खिलाफ, पत्रकार ने, तो ये कलेक्टिव प्रिविलेज है कि सारे मेंबर जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उसका अपोज करेंगे और उसको प्रॉपर सज़ा देंगे, और इस सज़ा में सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट उस संज्ञान नहीं ले सकता, क्योंकि ये उनका अपना मैटर है। अब इंडिविजुअल प्रिविलेज मैंने आपको बताई है, कोई मेंबर बोल रहा है, कोई मेंबर बदतमीज़ी से ना बोले, कोई इंटरफेयर ना करे, उसकी सीट पर ना पहुंच जाए, ये सारे इंडिविजुअल प्रिविलेज का पार्ट है। अब देख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिविलेज को डिफाइन नहीं किया गया है। अब आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो आपको बात बोली है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिविलेज को डिफाइन नहीं किया गया है, ये 5 सोर्सेज से अपना प्रिविलेज निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कितने सोर्स हैं? 5 सोर्सेज से प्रिविलेज पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, वेरियस लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, रूल ऑफ बोथ हाउसेज, पार्लियामेंट कन्वेंशन एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। मतलब ये जो 5 सोर्स हैं इनसे जो है पता लगता है कोई भी आदमी प्रिविलेज रखेगा या नहीं रखेगा, ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं कलेक्टिव प्रिविलेज क्या होता है। कोई भी चीज़, मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ पब्लिश होना है और उसमें किस तरह से पब्लिश होना है, पब्लिश होने के लिए प्रोहिबिट करना है, पब्लिशिंग का ऑर्डर देना है, तो ये पार्लियामेंट के पास या स्टेट असेंबली के पास ये अपना प्रिविलेज है। मगर क्या हुआ, इस प्रिविलेज का बहुत सारे स्टेट और पार्लियामेंट मिसयूज़ करते थे। तो 44th अमेंडमेंट में क्या किया गया, आर्टिकल 19 को इन्हेंस किया गया और राइट टू फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ट्रू रिपोर्टिंग को
एक बढ़ावा दिया गया और कहा गया कि विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस आप रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग हो रही है तो आपका ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग हो जाएगी तब आप उसकी इजाज़त लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको ट्रूली पब्लिश कर सकते हैं, मतलब वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये 44th अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 1978 में आया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये 44th अमेंडमेंट हमें याद रखना है हर हाल में। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। अब सीक्रेट सिटिंग पे ये अलाउ नहीं होता है। अगर कोई भी मान लो सीक्रेट सिटिंग चल रही है, मान लो सीक्रेट न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड चल रही है, न्यूक्लियर बम से रिलेटेड चल रही है, कोई कमेटी बनाई गई है और उसमें अपोजिशन के मेंबर को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, तो ये सीक्रेट सिटिंग में आप जो है रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह के स्ट्रेंजर को ये एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, इंक्लूड भी कर सकते हैं और आउटसाइडर को पनिश भी कर सकते हैं अगर वो प्रिविलेज का ब्रीच करता है। यही सब बातें यहाँ बताई गई। मैंने आपको बताई है कोर्ट कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता हाउस की प्रोसीडिंग में, ये इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट के पास कोई गया और मेरे थप्पड़ मार दिया, नहीं, कोर्ट खुद ही संज्ञान लेगा, ठीक है। अब आप देख लिया इंडिविजुअल प्रिविलेज। अब इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या है? इंडिविजुअल प्रिविलेज यही बताता है कि कैसे इंडिविजुअल जो है सिविल केस में आप उसको 40 डे बिफोर और 40 डे आफ्टर सेशन अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सिविल केस में उसे प्रिविलेज मिला हुआ है। सिविल केस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और एमएलए को ये प्रिविलेज होता है कि आप उसको 40 डेज बिफोर द बिगनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ सेशन आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मगर ये ओनली सिविल केसेस में है। दैट्स इम्पॉर्टेंट। ये आपका केवल सिविल केसेस में अप्लाई होता है, क्रिमिनल केसेस में और प्रिवेंटिव डिटेंशन में अप्लाई नहीं होता। देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको बता देता हूँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है? जब कोई चुनाव होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लोगों को जेल में डाल देती है, प्रिवेंटिव डिटेंट कर लेती है, डिटेंशन कर लेती है उनका। तो डिटेंशन करने के लिए आप उस डिटेंशन को, पहली बात तो वो लीगल होना ही चाहिए। ये बात तो है कि हाँ आप उसको, ये है चैलेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप हर किसी को उठा के जेल में नहीं डाल सकते जब मन होगा। मान लिए चुनाव हो रहे हैं 24 के और आपने किसी नेता को जेल में डाल दिया इन द नेम ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और वो इलीगल है, तब वो नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि क्रिमिनल केस में और प्रिवेंटिव डिटेंशन में आप पर ये 40 डेज़ की कंडीशन लागू नहीं होगा। अब कोई भी मेंबर ने कुछ भी बोला है, वो लायबल नहीं है कोर्ट में उसका वो देने के लिए कि हाँ हमने ये सही बोला है या नहीं बोला है, ठीक है। अब ये देख लीजिए जो मेंबर हैं वो 15 मेंबर होते हैं इन द केस ऑफ लोकसभा और 10 मेंबर होते हैं इन केस ऑफ राज्यसभा। मतलब ये आप यहाँ जान लीजिए, आगे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि प्रिविलेज कमेटी जो होती है वो राज्यसभा की सेपरेट होती है और लोकसभा की सेपरेट होती है। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं और चेयरमैन जो चुना जाता है इस कमेटी का वो स्पीकर के द्वारा चुना जाता है, और जबकि राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं और इसका चेयरमैन चुना जाता है राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, यही चीज़ यहाँ पर सब बातें बताई गई हैं कि कैसे वो गिल्टी उल्टी पाया जाता है तो कैसे उसको सज़ा होगी, यही सब बातें बताई गई। अब आगे हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट के बारे में पूछा है। तो हम देख लेते हैं। देखो 42nd अमेंडमेंट कहता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्टोर करने की बात कही गई थी, ट्रू रिपोर्टिंग की गई थी, कही गई थी पब्लिक प्रोसीडिंग विदाउट पीरियर परमिशन ऑफ द हाउस। हम ये चीज़ देख चुके हैं और आपको मैंने अच्छे से बताया कि आप इसको अच्छे से रट लेना। दैट्स नॉट अ 42nd अमेंडमेंट, दैट इज़ अ 44th अमेंडमेंट। दिस अमेंडमेंट चेंज द प्रोविजन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस and give permission true reporting. This amendment give the permission of true reporting of the parliament and state assembly. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो ये पहला गलत हो जाएगा हमारा। तो ये अभी ये गलत है, हमें इनकरेक्ट ही बताना। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट अरेस्ट
ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट दिस प्रिविलेज अवेलेबल ओनली सिविल केस। बिल्कुल राइट है, मैंने बताया कि ओनली सिविल केस में ये प्रिविलेज अवेलेबल होता है। तो ये राइट है, तो राइट वाला हम काट देंगे, तो दूसरा ये यहाँ से गया, ये गया, तो ये आंसर हो गया। तीसरा भी गलत है, तीसरा देख लेते हैं। देयर आर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ प्रिविलेज 15 मेंबर फ्रॉम लोकसभा और 10 मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। हमने बताया कि प्रिविलेज कमेटी राज्यसभा की सेपरेट होती है, प्रिविलेज कमेटी लोकसभा की सेपरेट होती है, दोनों की सेपरेट कमेटीज़ होती हैं। ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ब्रिक्स का समिट 2023 में साउथ अफ्रीका में हो रहा है। तो साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स का समिट हो रहा है, उससे हम बेसिक चीज़ें ब्रिक्स की सीख सकते हैं कि ब्रिक्स कब स्टेबलाइज हुआ था और किसने ब्रिक जो है वर्ड दिया था। तो ये चीज़ देखिए, ब्रिक्स जो है फाउंड हुआ था 2009 में, क्योंकि ब्रिक तो पहले ही वर्ड दे दिया गया था 2001 में, मगर ब्रिक्स प्रॉपर एस जो वर्ड आया साउथ अफ्रीका वो 2009 तक आया और संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकॉनमी इसमें है, जैसे ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। 2010 में साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया गया। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिए। मैं आपको जहाँ जहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा। और ब्रिक जो वर्ड है वो जिम ओनील के द्वारा 2001 में दिया गया था, जो इमर्जिंग इकॉनमी थी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना के लिए दिया गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स कितना शेयर करता है? शेयर करता है 41% ग्लोबल पॉपुलेशन को, 24% ग्लोबल जीडीपी को, 16% ग्लोबल ट्रेड को। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी क्या करता है, ऐसे स्टेटमेंट डाल देता है ब्रिक्स वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 50% पार्ट को दिखाता है, तो आप वहीं गलत हो जाएंगे। 41% दिखाता है, जीडीपी का 24% और ग्लोबल ट्रेड का 16%। चेयरमैनशिप रोटेट होती है एनुअली, मैंने आपको बताई है एनुअली रोटेट होती है, और साउथ अफ्रीका चेयरमैनशिप कर रहा है 2023 की। ठीक है। इनिशिएटिव क्या है, इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, ब्रिक पेमेंट सिस्टम है, कस्टम एग्रीमेंट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ठीक है। न्यू करेंसी का भी सिस्टम ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस पर प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी को डी डॉलराइजेशन किया जाए। जैसे जैसे कोई भी करेंसी हावी हो जाएगी वर्ल्ड पर और उसकी वैल्यू सिस्टम बन जाएगा, तो डॉलर जो है हमारा उसका डी डॉलराइजेशन हो जाएगा वर्ल्ड की करेंसी से, और वो उस करेंसी में ट्रेड होने लगे। आप एक चीज़ जान लीजिए, डॉलर की इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए है, डॉलर अपने आप को बैलेंस बना कर रखता है, ना कभी गिरता है ज़्यादा, ना कभी मिसकंडक्ट करता है। जबकि अदर कंट्री क्या होती है, बहुत अदर कंट्रीज़ की करेंसी बहुत जल्दी गिर जाती है, बहुत तेज़ी से गिरती है, और या फिर बहुत तेज़ी से उसमें उछाल आता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बैलेंस जो है किसी करेंसी का बैलेंस होना, किस चीज़ से वो अपने आप को निकाल रही है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डॉलर जो है वो गोल्ड से अपने आप को नापता है कि मैं हमारे अमेरिका में कितना गोल्ड है, उसके हिसाब से उसकी पावर डिसाइड होती है डॉलर की। तो ये सब चीज़ें होती हैं किसी करेंसी को वर्ल्ड में वैल्यू सिस्टम बनाने के लिए, लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो मैंने ये जैसे बताया है कि आपको चेयरमैनशिप इस बार साउथ अफ्रीका के पास है, मगर इससे पहले इंडिया के पास चेयरमैन 2021 में थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बनाया गया था? ये 6th ब्रिक्स की समिट हुई थी फोर्टालीज़ा में। आपको ये पता होना चाहिए, फोर्टालीज़ा जो है एक ब्राज़ील में जगह है जहाँ पर 2014 में ब्रिक्स की समिट हुई थी। वहाँ पर न्यू डेवलप बैंक का कॉन्सेप्ट निकल कर आया, और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक 6th ब्रिक्स समिट हुआ था फोर्टालीज़ा में ब्राज़ील में 2014 में, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट 2014 में हुआ। इस एग्रीमेंट में वही था कि कोई भी कंट्री क्राइसिस में है, पेमेंट का प्रेशर है उसके पास, या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, उस कंट्री के पास डॉलर ख़त्म हो गए हैं, वो इंपोर्ट नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उस डोमेस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिज़र्व की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है। उस मनी को ये अदर कंट्री प्रोवाइड करवाती हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। यही सब चीज़ें बताई गई। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम उसको कैसे, यूक्रेन और रसिया की वार की वजह से ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, इससे कैसे दूसरा सिस्टम जनरेट किया जाए, ये सब
चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, यही सब बातें यहाँ बताई गई हैं। अगला आर्टिकल जो है हैती के बारे में। हैती का हम वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। हैती जो है एक कैरिबियन कंट्री है, देखो ये कैरिबियन सी है, कैरिबियन कंट्री है। आप यहाँ देखेंगे इसमें तो आपको पता चलेगा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट नीचे है। अगर आप इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे जस्ट नीचे हैती है। हैती का ये न्यूज़ इसलिए चर्चा में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैंगवार हो रही है। इस गैंगवार की वजह से हैती में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। देखो 2439 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो हैती का हमें मैप पता होना चाहिए, आस पड़ोस की कंट्रीज़ पता होना चाहिए। देखो डोमिनिकन रिपब्लिक है इसके ईस्ट में, इसके नॉर्थ वेस्ट में क्यूबा है, साउथ वेस्ट में जमैका है, और साउथ में कैरिबियन सी है, और इधर पुर्टो रिको है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें हर समय जब हम वर्ल्ड की न्यूज़ पढ़ते हैं द हिंदू में, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कौन सी कंट्री की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस कंट्री की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है उसका वर्ल्ड मैप में स्थान पता होना चाहिए, इंडिया से किस तरह का रिलेशन है उसका, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो आज का द हिंदू हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।